3 क्लास 10th, इसमें केवल और केवल मैं आपको लगभग पूरे चैप्टर का किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने पूरे चैप्टर का इंट्रो पार्ट देने जा रहा हूँ। इंट्रो बेसिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसको अगर पेयर्स को मैं हटा दूँ तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9 चैप्टर 4 पढ़ चुके यार हम लोग। तो सबसे पहले जल्दी से समझते वेरिएबल्स क्या होता है। सर जो चीज़ वेरी करती है तो चेंज हो जाती है, जो चीज़ क्या होती है चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या हमारे वेरिएबल हैं। यस और नो बताओ ना यार, क्यों इनको वेरिएबल बोला जाता है? क्योंकि हमने एक कोई मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें एक्स का आंसर 2 आ रहा है, किसी और क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें एक्स का आंसर 4 आ रहा है, चेंज हो रहा है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए उनको वेरिएबल्स कहते हैं। 2 का मतलब दो वेरिएबल मिलेंगे आपको, एक्स और वाई मिल सकता है, टी और यू मिल सकता है, वी और डब्ल्यू मिल सकता है। ऐसा नहीं हमेशा एक्स और वाई मिलेगा, कुछ भी वेरिएबल आपको मिल सकते हैं। तो 2 वेरिएबल का मीनिंग समझ गए। एक कांस्टेंट होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, जैसे 1 2 3 माइनस में, इनको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। इक्वेशन और लीनियर, इनको समझो। लीनियर का मीनिंग होता है पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होगी 1। मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, एक्स क्यूब नहीं मिलेगा, वाई स्क्वायर नहीं मिलेगा, वाई क्यूब नहीं मिलेगा। एक्स की पावर 1 होगी, वाई की पावर 1 होगी, अगर जेड मिलता है उसकी भी पावर 1 होगी। इक्वेशन क्या होता है, सपोज मैंने कहा एक्स प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है, अगर इसके इक्वल में मैंने 0 लगा दिया या 1 लगा दिया कुछ भी, तो ये इक्वेशन बन गई। अभी ये पॉलिनोमियल था, अभी ये पॉलिनोमियल है और बराबर में कुछ भी लगाते इक्वेशन होंगे, ठीक है। और पेयर का मतलब क्या होता है जी 2। यस और नो। अब मैं एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ जो जिसमें 2 वेरिएबल का यूज़ होगा। जैसे देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक एक करके इसको रिकॉल करो, क्या ये लीनियर है? मैंने आपसे पूछा चेक करो क्या ये लीनियर है। तो आप इसको मत देखो 2 3 4 को मत देखो, वेरिएबल्स की पावर, x की पावर 1, y की पावर, तो ये लीनियर है भैया। तो ये क्या है लीनियर। इक्वल का साइन है, इक्वेशन होगी, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। अच्छा वेरिएबल कितने हैं इसमें? तो ये 2 वेरिएबल हो गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ जी अभी भी है। आप ये मत देखो सर इसकी पावर ऑफ वेरिएबल, हमको केवल और केवल वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अब 2 की पावर हज़ारों उससे मतलब नहीं है, क्या चमका? तो ये अभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। चलिए जी। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्या ये अभी लीनियर इक्वेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, मिला तो हमको 2x, ठीक है। तो ये मैं जितने भी मैंने एग्जांपल दिए ये क्यों है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या समझ आ गए? अच्छा अब मैं अभी तक तो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म बोलते हैं या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड यू कैन से जनरल फॉर्म, ठीक है। अब एक करके इसमें कुछ कंडीशंस है, क्या कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो a 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन बताएंगे एक एक करके, समझे एक एक करके। अगर कोई आपसे पूछे a क्या है यार, a तो ये कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x के आगे जो भी है वो क्या है a। अब कंफ्यूज मत होना यार कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर के आगे था वो a था। सही बात है भैया, तो अलग अलग है ना, ये लीनियर है वो क्वाड्रेटिक थी। नहीं आई बात समझ? जैसे ए एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है वो a होता है, यहाँ पे जो x के आगे वो a है। b क्या है? जो y के आगे, कोफिशिएंट ऑफ। अच्छा कोफिशिएंट जब मैं लिखता हूँ तो समझ आता ना एक्चुअली में क्या है कोफिशिएंट, जो भी y के आगे लिखा हुआ वो क्या है कोफिशिएंट। और c हमारा क्या होता है डियर? कांस्टेंट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। चलो जी अब समझेंगे। अब मैंने बोला कि ए बी सी है क्या, ये ए बी एंड सी ये कांस्टेंट है, क्या है जी ये
कांस्टेंट है और ब्रैकेट में लिख दो रियल नंबर। क्या है ये जी? कांस्टेंट है ये, ठीक, मतलब 2 3 4 1/2 ऐसे इनके आंसर होंगे। मैंने क्यों बोला कि a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए? समझो, अगर a 0 हो गया, समझना, अगर मैंने कहा a 0 हो गया मान लो, तो 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ? x के साथ, तो ये भी है। तो अब तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 1 वेरिएबल है केवल, हम पढ़ क्या रहे हैं? 2 वेरिएबल। तो अगर 0 होगा तो x हट जाएगा। क्या चमका? अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको ये दे दिया जाएगा ax + by + c। अब कहेंगे बताओ ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन ठीक है? एक ऑप्शन तो दे देंगे ये, दूसरा दे देंगे कि ओनली a डज नॉट इक्वल्स टू 0, तीसरा दे देंगे ओनली b डज नॉट इक्वल्स टू 0, चौथा दे देंगे ओनली c डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये वाला ठीक है। क्यों? समझो जरा, समझो, अगर a 0 नहीं है तो इसका मतलब b 0 हो सकता है इनके अकॉर्डिंग, और b 0 हो गया तो 2 वेरिएबल नहीं रहा ना, तो ये a भी 0 नहीं हो और b भी 0 नहीं हो, तब वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। क्या मैं थोड़ा हार्ड कर रहा हूँ क्या चीज़ों को? हाँ कर रहा हूँ ना मैं? हाँ समझो, a अगर 0 हो गया, समझना, तो ये x हट जाएगा, ठीक है? x हट गया, मान लो इतना है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन तो है? क्या ये 2 वेरिएबल है? नहीं है जी, नहीं है, 2 वेरिएबल नहीं है। तो हम चाहते a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं ओनली a 0 नहीं हो सकता, b तो हो सकता ना इनके अकॉर्डिंग। तो अगर b 0 हो गया तो भी भैया 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो इसलिए ये याद रखना, ठीक है? चलो जी, अच्छा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन चैप्टर का नाम क्या? पेयर्स। तो भैया एक और इक्वेशन आएगी, तो जब एक और इक्वेशन आएगी तो हमने क्या किया, ये पहली इक्वेशन है तो इसको a1 b1 और c1 दे दिया। दूसरी है तो इसे a2x + b2y + c2, ये दूसरी हो गई। यस और नो? अगर कोई आपसे बोले a2, तो 2 का मतलब क्या है? दूसरी इक्वेशन। a क्या है? वही x के आगे, x के आगे है वो तो a ही रहेगा। 2 का मतलब हो गया सेकंड इक्वेशन, 1 का मतलब हो गया फर्स्ट इक्वेशन। कोई आपसे पूछे c2 क्या है, तो 2 का मतलब दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट। कोई आपसे पूछे c1 क्या है, 1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट। और 1 2 आप किसी को भी लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं इसी को 2 लो, आप इसको ले लो 2, इसको ले लो, पर क्या चमका? अच्छा, अगर हमारे पास इक्वेशन कितनी है? 2, और अननोन वैल्यू कितनी है? अननोन वैल्यू मैं समझाता हूँ। अननोन वैल्यू जिनका आंसर हमको निकालना होता है, पता नहीं होता, एक्स और वाई अननोन वैल्यू होती है। क्लियर है? उनका आंसर हमें निकालना होता है। चलिए, वो निकालने के काफ़ी सारे मेथड है। यहाँ तक कोई डाउट हुआ? अभी तक मैंने जितनी बातें हमने, अब जब भी यार हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में आता है सर प्रैक्टिकली बताओ यार, प्रैक्टिकली बताओ कि हम ये कहाँ पर इसका यूज़ होगा प्रैक्टिकली। तो जैसा एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया, तो हम उस एग्जांपल को लेते हैं। हम गए भाई साहब सर्कस में, तो हमने वहाँ पे एक तो हमने क्या काम किया, हुपला गेम प्ले किया, मतलब हमने खेला हुपला गेम। आपने देखा होगा कि एक हमारे हाथ में एक सर्कल शेप में होता है, उसको फेंकना होता है, अगर वो उसके चारों तरफ अंदर आ गया तो यू गेट इट, वो तुम्हारा हो गया भैया। क्लियर है? तो एक तो ये गेम उसने खेला। दूसरा जाइंट व्हील, वो बड़ा वाला जो उस पर उसने खेला, मतलब खेला गया, उस पर घूमा जाके। चलिए जी, घर से लेके निकला था 20 रुपये। मैं आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ व्यूज़ बता रहा हूँ। घर से लेके निकला, मान लो एक बंदा, उसका नाम अमित है, मान लो अमित है, वो घर से 20 रुपये लेके निकला, सर्कस में गया वो, और उसने एक तो हुपला गेम खेला और जाइंट व्हील के उसने मजे लिए दबा के। ठीक, अच्छा, जब वो गया वहाँ पे तो उसने कहा हुपला गेम खेलने हैं कि 2 रुपये चल रहे हैं भाई साहब, कितने चल रहे हैं? 2 रुपये चल रहे हैं हुपला गेम के, और जाइंट व्हील के 3 रुपये चल रहे हैं। क्लियर है? क्या तुम? अच्छा, एक चीज़ देखो, एनसीईआरटी में ये दिया गया इंट्रो पार्ट में, आप देख लेना जाके। और 20 रुपये कोई बच्चा सर्कस में लेके गया। आज के टाइम सुनो क्या होगा, आज के टाइम अगर हम 20 रुपये लेके गए, रास्ते में स्टिंग ले ली, सर्कस में जाते हैं तो हम पे कुछ है ही नहीं। यस और नो? तो ये क्या है, सरकारी बुक जब ये छपी थी ना, ये 1956 तब की बात है ये, तो उन्होंने क्वेश्चंस की डिजिट तक चेंज नहीं की हैं। यस और नो? तो ये आप लोग दिल पे मतलब कि सर ऐसा कौन सा सर्कस है जब 2 रुपये हुपला गेम, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत पुरानी बुक्स हैं ये। अपडेट वैसे तो होती रही हैं, लेकिन डिजिट वर्क कुछ ना चेंज किया, वही सब चला रहा है।
तो सुनो, अच्छा क्या बात समझ आई? अच्छा फिर यहाँ पे बोला गया एक कंडीशन और लगा दी, क्या कि नंबर ऑफ प्ले हुपला गेम इज हाफ द जाइंट व्हील, GIANT जाइंट व्हील। मतलब समझना मैं इसके एकदम प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ। वो जैसे क्या हुआ, अमित है सर्कस से आया घूम के, अब वो स्टोरी बता रहा है अपनी, क्या बता रहा है स्टोरी लोगों को आगे कि भाई मैं पहली बार सर्कस गया 20 रुपये लेकर गया। मैं कितनी लेके गया? 20 रुपये। और आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था लगभग 1947 के आसपास 40 रुपये तोले सोना था, 40 रुपये। तो 20 रुपये लेने का मतलब आज की डेट के पता है 35,000 रुपये लेके गया था सर्कस भाई साहब। सोचो कितना अमीर है अमित, कितना अमीर है। तो ये कंडीशन थी। हाँ, और जब भारत आज़ाद हुआ था 1 रुपये और $1 बराबर थे। हाँ बराबर थे। तो सुनो, चलो इस पर नहीं आते। तो वो आया सर्कस से, 4 पे डाल के बैठ गए शाही अंदाज में। फिर तो हम सबको स्टोरी बता रहे, भाई हम गए सर्कस और हमने सर्कस में हुपला गेम खेला, 2 रुपये का था। फिर उसने कहा कि मैंने जाइंट व्हील घूमा, वो 3 रुपये का था और टोटल रुपये मुझ पर कितना? 20। फिर वो एक कंडीशन देता कि बताओ कि जितनी बार मैंने हुपला गेम खेला ना उसका आधा, जैसे अगर मैंने ये 10 बार खेला है तो 5 बार मैं जाइंट व्हील पर बैठा हूँ। क्या चमका? क्या चमका? तो बताओ मैंने हुपला गेम कितनी बार खेला और मैं जाइंट व्हील पर कितनी बार बैठा। अब उसने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया ये, अरे आप गाँव में जाओ, अभी भी गाँव में जाओ ना, तो मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, भले तुम कुछ भी। मैं ये बात है 2012 के आसपास की, हम गए अपने गांव में, तो होता नहीं बाबा लोगों के साथ मुझे बात करने बड़ा मज़ा आता है। तो उन्होंने पूछी तुम्हारी कौन सी पढ़ाई चल रही है? हमने कहा हम बीटेक 3rd ईयर में। कह रहे ऐसे मत बताओ, ये बताओ 14वीं 15वीं 16वीं कौन सी चल रही है? तो हमने कहा 12वीं, मतलब हमने कहा 15वीं चल रही। कह रहा अच्छा 15वीं चल रही, तो बताओ एक क्वेश्चन बताओ हमारे ने। हाँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं बताऊँ कि मुझसे हुआ ही नहीं और काफ़ी दिनों तक लेके बैठे रहे। इतना टफ क्वेश्चन था, मैथ्स का था। उन्होंने कहा कि एक गांव है, गांव में 81 बफेलोज़ हैं, भैंस हैं एक, और उन सब पे नंबर लिखे हुए हैं। आप लोग भी घर पे आके ट्राई करना। एक भैंस ये रही, इस पे 1 नंबर लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है। तो जिस पे 1 नंबर लिखा है वो 1 लीटर दूध देती है, और जिस पे 2 लिखा है वो 2 लीटर दूध देती है, और जिस पे 81 लिखा है वो 81 लीटर दूध देती है। ठीक है, अब 9 भाई हैं। कितने भाई हैं? 9 दोस्त हैं या भाई हैं कुछ। उनको कौन कौन से नंबर की भैंस आप दो कि उनके पास जो मिल्क है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। घर पे सॉल्व करना, जाके घर पे सॉल्व करना, अभी तो नहीं होगा ऐसे। और बड़े इंटरेस्टिंग है। कह रहे बीटेक की पढ़ाई इंग्लिश में? हम नहीं। हाँ कह रहे अच्छा बताओ। सांप सरकते सरकते सरक गया, मतलब कन्वर्ट करो। ये होता है, ये चीज़ें गाँव में होती हैं बड़ा। तो ऐसे ये है, ऐसे अमित भी टाइम पास कर रहा है। तो अब अगर आपने ये पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब समझो, देखो उसने कहा बताओ मैंने हुपला गेम कितनी बार खेला और मैंने जाइंट व्हील पर मैं कितनी बार खेला। अब मैथ में बड़ी अच्छी चीज़ है, हमको नहीं पता, हमने कहा लेट x टाइम्स ही प्ले हुपला गेम। हुपला गेम कितनी बार खेला उसने? x बार। और मैंने कहा y टाइम उसने क्या किया? जाइंट व्हील के मौज की उसने। ठीक है, अब समझना क्या चमका, समझना भैया। अब एक बात समझो, हुपला गेम के खेलने के कितने रुपए? 2 रुपये। मैंने कहा मैंने 4 बार खेला, तो बताओ कितने रुपए हो गए? 8 हो गए। और मैंने x बार खेला तो 2x रुपये हो गए। यस और नो? कितने रुपये हो गए? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जाइंट व्हील के बैठने के 3 रुपये हैं, और मैं मान लो 5 बार बैठा, कितने रुपये हो गए? 5 × 3, तो 5 3 जा, लेकिन बाई टाइम्स बैठा तो 3 बाई। तो ये रुपए किसके? हुपला के, और ये रुपए किसके? जाइंट। अगर दोनों को ऐड करें आएगा तो 20 ही। यस और नो? क्यों जेब में 20 ही रुपये हमारे पास। क्या चमका? बन गई ना एक इक्वेशन, 2x + 3y = 20। पहली इक्वेशन बन गई। और क्या रहे? नंबर ऑफ प्ले हुपला गेम x, मतलब हुपला गेम हमने जितनी बार खेला और हुपला गेम कितनी बार खेला? x बार। इज माने बराबर, हाफ माने 1/2 किसके? जाइंट व्हील क्या है? y। तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x बराबर y, तो मतलब 2x - y = 0। क्या 2 इक्वेशन बन गई? और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? x और y की वैल्यू। अब सर सॉल्व कैसे करेंगे?
तो बस वही थर्ड चैप्टर में है कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के दो मेथड हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते। पहला ग्राफिकली मेथड, हम ग्राफ बना के बिना कुछ लिखे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू बता देंगे। दूसरा अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करने के तीन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से रिड्यूस हो गया, अब दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके का ये रियल लाइफ यूज़ है, जो हमको पढ़ाया जाता ना, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसको कैसे सॉल्व किया गया इस तरीके। ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितना मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्या बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना। तो वेरिएबल का मीनिंग समझ गए, टू का समझ गए, लीनियर का समझ गए, ये सब चीज़ें समझ क्लियर है। अच्छा, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इनकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफिकली मेथड से कैसे फाइंड करते हैं और अलजेब्रिकली धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आता कभी तक? मज़ा आ रहा? चलिए देखिए। अच्छा प्लीज़ भैया देखो, अब पहली इक्वेशन ये रही, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी है a2x प्लस b2y। अब एक बात समझो, लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट होता है, सीधी लाइन होती है। अब यार एक बात ना बताओ, अगर आपसे मैं कहूँ कि इसका ग्राफ बनाओ तो एक लाइन सीधी जाएगी ना। मैंने कहा मान लो ये गई, ठीक, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ तो इसकी भी लाइन सीधी जाएगी। मैंने कहा लाइन ये रही, ठीक है। दो लाइन आएंगी ना ग्राफ में, यस और नो। तो दो लाइन कैसी हो सकती है? या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या वो हमेशा पैरेलल होंगी, या तीसरी कंडीशन कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। यस और नो। अगर आपने किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया, एक ही ग्राफ पेपर, अलग अलग नहीं, एक पर ही, तो हो सकता है कि वो आपस में इंटरसेक्ट करें, हो सकता है पैरेलल हो, और हो सकता है कोइंसिडेंट का एक और नाम होता है ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन पता है आता क्या? अब दो हमारे पास इक्वेशन, अब जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूँ भाई, यही चार्ट आपके 4 नंबर देगा, बहुत ही सिंपल है, इसको समझेंगे। अब शांत हो जाएंगे। आपके पास दो इक्वेशन दे दी गई। अब कह रहे हैं कि विदाउट मेकिंग ग्राफ, विदाउट ड्राइंग ग्राफ, मतलब ग्राफ मत बनाओ और फिर बताओ, बिना ग्राफ बनाए बताओ कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी, या ये दो लाइन पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। बस अब समझेंगे बहुत अच्छे से। तो आपसे बोला जाएगा मतलब ग्राफ नहीं बनाना है, फिर हम कैसे बताएंगे? तो हम एक क्या होता है, a1/a2 का डिवाइड करो आपस में, और b1 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है उनका डिवाइड बराबर नहीं आए, या सॉल्व नो कंडीशन हो सकती है ना यार। चलिए अगली कंडीशन क्या होगी, a1/a2 और b1/b2 का हो सकता है वैल्यू बराबर आ जाए, हो सकता है ना, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आए, यस और नो। अब हो सकता है तीनों बराबर आ जाएं। और तो कोई कंडीशन दिमाग में नहीं आ रही चौथी? और कोई आ रही कंडीशन? कोई बच्चा और तो मत सोचना कि क्या पता सर ये बराबर नहीं आए, लेकिन C1 C2 इसके बराबर आ जाए। जब ये ही बराबर नहीं आए तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है भैया। ये तीन कंडीशन ही बन सकती हैं बस। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? तो अब सुनो भैया ज़रा ध्यान से, अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो जो ग्राफ होगा वो आपस में होगा कंसिस्टेंट। सब बताएंगे, चिंता मत करना, सब मैं लिख के आ रहा हूँ। कंसिस्टेंट ग्राफ क्या होगा जी? कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करने बैठेंगे, इस इक्वेशन को मतलब सॉल्व करने बैठेंगे, तो केवल यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? मुझे लिखने देना, मैं सब बताऊंगा। यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन ओनली। यूनिक का मतलब ही खैर वन होता है, वन सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होगा भाई साहब, वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा जी? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? चलिए, अगर ये कंडीशन होती है, तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, और जो ग्राफ बनेगा वो होगा पैरेलल। क्या होगा जी? पैरेलल। क्लियर है? चलो जी, अब अगर ऐसा है तो कंसिस्टेंट
और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताएंगे इसमें नॉलेज के लिए, मैनी सॉल्यूशन और इसका जो होगा ओवरलैप या कोइंसिडेंट। अब समझना अच्छे से, पहले देखो अभी मैंने चार्ट बना दिया, अब कुछ आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि मैंने सारी बातें लिखी, अब एक एक करके बताऊंगा। पहले सुनो कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है अगर कभी भी आपने दो लाइनें एक बार भी अगर वो टच कर जाएं आपस में, एक बार भी टच कर जाएं, 10 बार कर तो अच्छी बात है, अगर एक बार भी टच कर जाएं तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या उसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट। जैसे ये दो लाइन आपस में मिली, एक बार तो मिली ना, तो इनका ग्राफ कंसिस्टेंट है। या एक के ऊपर एक तो भी कंसिस्टेंट, क्योंकि एक से ज़्यादा मिल रहे हैं। जब इसमें क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा कि वो आपस में मिलेंगे नहीं एक बार भी, जब नहीं मिलेंगे तो इनकंसिस्टेंट। पहले इनके चक्कर समझ आया, कंसिस्टेंट समझो। अगर कोई भी दो लाइंस हैं, अगर एक बार भी टच कर गई या एक बार भी इंटरसेक्ट कर गई या एक बार भी मिल गई तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। और अगर एक बार भी नहीं मिलेंगी जैसे पैरेलल वाले केस में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब आ जा इसको, इसकी बात कर। आपसे अगर मैं ये बोलूँ 2x + 3y = 6, अभी सॉल्व करना सीखेंगे आगे, अभी मैं सीखा नहीं, ग्राफ समझा रहा हूँ, मतलब चार्ट के बारे में। तो आप इसको सॉल्व करो तो x का कुछ ना कुछ आंसर आएगा और y का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो ये मान लो मैंने कहा x का आंसर मान लो 2 आया, y का 3 आया, तो ये यूनिक आंसर होगा। इसके अलावा x और y का कोई आंसर नहीं होगा। जो यहाँ पुट करोगे तो LHS = RHS होगा, तो यूनिक। अगर ये कंडीशन है तो चलो, अगर ये कंडीशन है तो उनको कभी हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, x - y = 4 और x - y = 6, ये ज़िंदगी में कभी सॉल्व ही नहीं होगा, कभी सॉल्व। यहाँ पे x और y की आज तक कोई ऐसी वैल्यू बनी नहीं है कि यहाँ पुट करो तो 4 आ जाए, यहाँ पुट करो तो 6 आ जाए, इम्पॉसिबल। तो ऐसे का नो सॉल्यूशन। क्यों है? क्योंकि जब ये आपस में मिले ही नहीं है तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन अगर मैं केमिस्ट्री में भी जाऊँ, सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम मिलाते हैं उनको, जब ये मिले ही नहीं है तो सॉल्यूशन क्या होगा इनका? ठीक है, अच्छा अब अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। देखो जैसे ये x + y = 4, 2x + 2y = 8, इसको सॉल्व करो, x और y की ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पुट करो 4 आएगा, यहाँ पुट करो 8 आएगा। तो और उनका जब ग्राफ बनाएंगे तो कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। सही बात है, देखो ना, इसके ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये सारी वैल्यू आपस में मिक्स हो रही हैं, मिलेंगे आपस में। क्या चमका? तो आपके पास मैंने ये दे दिया, सपोज मैंने ये दे दिया और मैंने ये दे दिया, क्या हम लोग ग्राफ बना सकते हैं इनका? तो मैंने कहा ग्राफ मत बनाओ भैया, बिना ग्राफ बनाए मुझे बताओ कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कुछ नहीं करना है, इस पे चेक करेंगे। तो जल्दी से आइए चेक करिए, सारे बच्चे चेक करेंगे। देखो A1, अब मैं इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, इसको सेकंड। अब मैं बात करता हूँ A1, 1 का मतलब पहली इक्वेशन, A मतलब x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या है 1, B1 y के आगे क्या है 1। अच्छा C1 -8, अब बच्चा कहेगा सर -8 क्यों? क्योंकि इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -8 होगा, या +8 भी लिख दो, ज़्यादा इसमें मतलब लॉजिक नहीं। बट आप स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना कि RHS 0 होता है, अंदर लेके आओ उससे। ठीक है, तो जब 8 अंदर आएगा तो ये 0 हो गया, ऐसे 6 को लेके आओ तो ये 0 हो गया। A2, 2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है जी 2, और B क्या है -1, और C2 क्या है माइनस। अब इनका डिवाइड करो, A1/A2 1/2 और B1/B2 कितना है जी 1/-। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है ना। तो आप घर पे जाके, कल तो हम लोग करेंगे, इसका ग्राफ बनाना, वो आपस में क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा और ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। हमने ग्राफ नहीं बनाया, बिना ग्राफ बनाए हमने बता दिया कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपस में इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। समझूंगा क्या? चार्ट का मीनिंग समझ में आया? थोड़ा बहुत तो याद आया ना। देखो इंट्रो पार्ट में क्या होता है, मैं भी समझा रहा हूँ, जब मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है सर, बताओ ना यार। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा, ये चार्ट तो मैंने बता दिया। अब आपको उन्होंने बोला कि ग्राफ बनाकर बताओ कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, उससे हम लोग करें। पहले इसको लिख लो, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। चलिए देखिए, अच्छा अब आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशन दे दी हैं, 2, और कह रहे हैं भैया x और y की वैल्यू बताओ। मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग समझो। x और y की ऐसी वैल्यू बताओ, यहाँ पुट करें तो 6 आ जाए, यहाँ पुट करें तो 12 आ जाए, लेकिन ग्राफ का यूज़ करके।
ग्राफ बनाकर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक तो ग्राफ बना के और एक एल्जेब्रिकली। तो आज इंट्रो पार्ट चल रहा है, पहले ग्राफ बना के समझाएंगे, फिर एल्जेब्रिकली भी समझाएंगे आपको, ठीक है। चलो जी, तो ग्राफिकली देखते, ग्राफिकली तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, 9th क्लास में सीखा था। चलिए उठाइए, x + 3y = 6। सबसे पहले टेबल बनाते थे, x को पुट कर दो 0 से, x की जगह क्या पुट करता है 0, तो ये 0 हो गया। अब y क्या होगा, 3 का डिवाइड 3 2 जा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। बताओ ना यार, हेमंत बता नहीं जग गए, ठीक है। अब एक बार रखो y की जगह 0, तो y 0 होगा तो x कितना आ गया 6, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 2 और 6, 0। ऐसे इसको लेते हैं, चलो इसका बना देते हैं। x की जगह रखो 0, तो ये 0 हो गया, -3 का डिवाइड होगा तो -6 आया। अरे बताओ ना यार, एक बार रखो y की जगह 0 तो 6 आया। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आप 0 ही रखो, 1 2 3 कुछ भी रख लो यार। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -6 और 6, 0। चलिए जी, अच्छा चलो जी रिप्रेजेंट करते। पहले इसको x पे जाओ 0, x पे जाओ 0, y पे जाओ 2। ये रहा x, कहाँ पर, यहाँ पे, अच्छा 4 आएगा, सॉरी। x को रखा 0 से 3 4 जा 12, ठीक है, -4 आएगा। तो ये कहता है 0, -4। चलो तो x पे जाओ 0, y पे जाओ 2, तो x पे जाओ 0, y पे जाओ 2, x पे जाओ 6 और y पे जाओ 0। क्या जमगा, बन गया। अब करते क्या थे, इसको जोड़ देते थे, क्या करते थे, इसको मिला देते थे। तो इसके लेके आओ और मिलाओ। बेटा हमारी गरीबी पे मत हंसो, ये ऐसे और ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, हमने इससे इसको मिला दिया। तो ये जो ग्राफ हमको मिला है, ये जो ग्राफ हमको मिला है, किसका मिला है जी, इस वाले का, मतलब x + 3y = 6, इसी का तो मिला ही है। चलो अगला देखते हैं, x पे जाओ 0, y पे जाओ 4, तो x पे जाओ 0, y पे जाओ -4, यही तो है ना। x पे जाओ 6, y पे जाओ 0, यस और नो, इस पे मिला। चलो जी पकड़ना थोड़ी देर, अब मिलाओ इसको। तो इस तरीके से ये मिला, क्लियर है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका निकल के आया, 2x। अब एक बात सुनो, पहले तो इसका कैप दो। अब देखिए, अब ये जो ग्राफ है इसने आपस में इंटरसेक्ट किया, यस और नो, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y की एक ही वैल्यू होंगी यूनिक, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। और वो वैल्यू क्या होंगी, जहां पर इसने कट किया है, जहां पर इसने इस 6 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 0, यस और नो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 0, क्योंकि x एक्सिस है, y क्या होगा 0। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 0। दिस इज योर आंसर। अब रख के देख लो, चलो आओ यहाँ पे रखो भाई, x की जगह 6 + 3, y की जगह 0, तो 6 + 0 6 आ गया। यहाँ पे भी रख के देखो, x की जगह 6 और -y की जगह 0, देखो 12 आ गया, यस और नो। तो ये जान लो, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पुट करो तो 6 आ जाए और 12। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन 2 इक्वेशन। क्या चमका। और भी इक्वेशन होती हैं जिनके कई सारे सॉल्यूशन होते, बताएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले ग्राफिकली जो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और आया हुआ बोर्ड में, आप डाउट बताइए, कोई जिस जगह कट करेंगे तो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर ये होते पैरेलल, मतलब कट ही नहीं करते, कहते नो सॉल्यूशन, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x विच यू आर गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट LHS = RHS। कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं होगी। क्या जमका छात्र।